गांव के एक घर में देवी नाम की एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। देवी का गांव में सभी बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। अम्मा की एक अनोखी आदत थी, वह दिन में 5 बार खाना खाया करती थी। लोग उनकी इस आदत को देखकर हैरान थे। सब यही सोचते थे कि इतनी उम्र में इतना खाना कैसे संभव है। इस रहस्य को जानने के लिए गांव में राहुल नाम का एक लड़का बहुत ही उत्साहित था। वह हमेशा हर छोटी बड़ी बात की जांच पड़ताल करने की इच्छा रखा करता था। बूढ़ी अम्मा के दिन में 5 बार खाने वाली आदत का पीछा करते करते राहुल एक दिन अम्मा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, अम्मा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। गांव के सभी लोग इस बात से हैरान हैं कि आप दिन में 5 बार खाना कैसे खा सकती हैं, क्योंकि आपकी उम्र में तो लोग 1 बार का खाना तक नहीं हजम कर पाते और आप तो 5-5 बार खा जाती हो। बेटा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिसको जितनी भूख लगेगी वो उतना ही खाएगा ना। नहीं अम्मा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा है जो आप हम सभी से छुपा रही हैं। मैं आपकी 5 बार खाने वाली आदत के पीछे का राज जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वो राज बताएंगी? बेटा, वो राज तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बता सकती। उसको जानने में तो बहुत समय लगेगा और इतना समय तुम्हारे पास कहाँ ही होगा। बात तो आप सही कह रही हैं अम्मा, लेकिन कोई बात नहीं। आज मेरे पास समय नहीं है तो क्या हुआ, कल मैं आपके पास जल्दी आ जाऊंगा ताकि मैं इस राज को जान सकूं। हाँ हाँ, जाओ, लेकिन आराम से। और हाँ, जब तुम्हारे पास समय हो तभी मेरे पास आना, और जब तुम मेरे साथ पूरा दिन बिताओगे ना, तब तुम इस रहस्य को सही से जान पाओगे। ठीक है अम्मा, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही समय निकालकर आपके पास इस राज को जानने के लिए जरूर आऊंगा। राहुल उस समय तो अम्मा के घर से चला जाता है और दिन भर अपने खेतों में काम करता है। और रात को सोने के लिए जब वह अपने बिस्तर पर लेटता है तो वो सिर्फ करवटें बदलता रह जाता है। उसे रात भर नींद ही नहीं आती है और सुबह होते वह फिर से अम्मा के घर पहुंच जाता है और बोलता है, अम्मा देखिए, आज मैं सुबह सुबह ही आपके घर पहुंच गया हूँ। अब मैं सारा दिन आपके साथ बिताऊंगा और जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं आपकी 5 बार खाने वाली आदत के पीछे का रहस्य जानकर ही घर वापस जाऊंगा। लगता है बेटा, उस रहस्य को जानने के लिए तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिल कर रहा है, और अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है जानने का तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। अम्मा की बात सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सुबह के 5 बजे थे जब अम्मा ने उसे सबसे पहले खाने के लिए बुलाया। उसने देखा कि अम्मा ने केवल हल्का फुल्का सा नाश्ता किया है, थोड़े से फल और दलिया, बस इतना ही। बेटा, ये हमारा पहला खाना है, तो तुम भी इसे अच्छे से खाना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? इतने से नाश्ते में आपका पेट कैसे भर जाएगा? इतना खाना तो मैं रोज छोड़ देती हूँ, और अगर तुम खा लोगे तो थोड़ी ना मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। तुम खाओ बेटा, सोचो मत। ये तो साधारण नाश्ता है, इसमें क्या खास बात है? मुझे तो अम्मा की कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है। राहुल ने चुपचाप अम्मा के साथ बैठकर नाश्ता किया और कुछ देर बाद अम्मा उसे बगीचे में ले गई और पौधों की देखभाल करना सिखाया। समय जल्दी बीत गया और 8 बज गए। अम्मा ने उसे फिर से खाने के लिए बुलाया। इस बार भी उन्होंने हल्का सा नाश्ता बनाया था, जैसे कुछ मेवे और चाय। अम्मा ने यह नाश्ता लाकर राहुल के सामने रख दिया और कहा, बेटा, ये हमारा दूसरा खाना है।
तुम इसे अच्छे से खा लेना, शर्माना मत बिल्कुल भी। अम्मा, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अब इस खाने में ऐसा क्या खास है? बेटा, तुम चुपचाप होकर सिर्फ खाना खाओ, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये भी तो साधारण नाश्ता है, अभी तक कुछ विशेष नहीं लगा। आखिर अम्मा करना क्या चाहती हैं? सुबह 8 बजे का नाश्ता करने के बाद अपने साथ स्कूल ले गई, जहां उन्होंने बच्चों को पढ़ाना सिखाया और उनके साथ खूब सारी मस्ती मजाक की। समय कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला और दोपहर के 12 बज गए। अम्मा ने अब तीसरे खाने के लिए राहुल को बुलाया और इस बार उन्होंने रोटी, दाल, सब्जी, चावल आदि सब कुछ राहुल को खाने के लिए परोसा और कहा, राहुल बेटा, ये हमारा तीसरा खाना है तो ये भी साधारण। तुम देख लो तुम्हें पसंद आएगा भी या नहीं। हाँ अम्मा जी, मुझे ये खाना जरूर पसंद आएगा। खाना देखने के बाद राहुल को थोड़ी समझ आई कि दिन में कौन से भोजन मुख्य हैं और गिनती में शामिल होते हैं। दोपहर के 3 बजे जब राहुल और अम्मा गलियों में टहल रहे होते हैं, अम्मा उससे चौथे खाने के लिए बोलती हैं और इस बार उन्होंने फल, दही और हल्का सा बस नाश्ता किया। बेटा, ये हमारा चौथा खाना है। शायद तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ रहा होगा। हाँ अम्मा जी, मुझे समझ में आ रहा है कि आप हर खाने में हल्का और पौष्टिक भोजन करती हैं और हर बार आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खाना खाती हैं ताकि आपके अंदर की ऊर्जा हमेशा बनी रहे। शाम के 7 बज जाते हैं जब दिन समाप्त हो रहा था। अब अम्मा ने उसे आखिरी अंतिम 5वें भोजन के लिए बुलाया और इस बार अम्मा ने सिर्फ खिचड़ी बनाई थी, जिसमें कई तरीके की सब्जियां और दाल मिली हुई थी। और राहुल के सामने उस खाने की थाली को रखते हुए अम्मा बोलती है, और ये हमारा 5वां खाना है, अंतिम खाना। तुम्हें पसंद आएगा या नहीं? हाँ अम्मा जी, मुझे माफ करो, आपके खाने का तौर तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मैंने देखा कि आपने अपने हर खाने में संतुलित आहार लेती हैं, जिससे सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी हैरानी है, आखिर आप ऐसा क्यों करती हैं? राहुल के पूछने पर अम्मा उसे अपने जीवन की कहानी बताती है। बेटा, जब हम गरीब थे ना, तो हमें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। मैं और मेरे बच्चे भूख से तरसते रहते थे। तब मैंने सोचा, अगर मैं थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार खाऊंगी तो मेरे बच्चों के लिए भोजन बच जाएगा, जिससे वो भूखे नहीं रहेंगे। और अगर वो भूखे नहीं होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उस समय इस तरह भोजन करने के कारण अब तो मेरी आदत बन गई है 5 टाइम खाना खाने की। इससे मेरी सेहत अच्छी बनी रही। इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने आगे वाले जीवन में इसे बरकरार रखूं। राहुल को अब अम्मा का रहस्य पता चल गया था। उसने सीखा कि अम्मा की इस अनोखी आदत के पीछे कितना सारा संघर्ष और कठिनाइयां छुपी हुई हैं। उसने ये भी जाना कि इस आदत से अम्मा की सेहत और ऊर्जा बरकरार रहती है, जिससे वह गांव के लोगों की मदद कर पाती है। अगले दिन राहुल ने गांव के अन्य लोगों को भी अम्मा की पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद गांव वालों ने भी अम्मा की इस आदत को अपनाया। समय बीतता गया और एक दिन अम्मा घूमते घूमते राहुल के घर जाती है और शाम के 7 बजे राहुल को खाना खाता देख बोलती है, बेटा, तुम इस समय खाना खा रहे हो, पर तुम तो रात के समय खाना खाते हो ना। अम्मा, अब मैंने भी आपके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। अब मैं भी दिन में 5 बार खाना खाता हूँ और आप ही की तरह पौष्टिक आहार लेता हूँ, ताकि दिन भर काम करने की ऊर्जा बनी रहे। और सच में आपका तरीका अपनाने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। अब मैं पहले की तरह बीमार नहीं रहता हूँ, बल्कि स्वस्थ हो गया हूँ। अरे वाह बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरी कहानी सुनकर तुम इतने प्रेरित हो जाओगे
कि तुम अपने जीवन को ही बदल दोगे। जिस तरीके को अपनाने से आपके जीवन शैली में सुधार हो जाए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आपका फायदा हो जाए, उसे अपना लेना ही एक समझदार इंसान की पहचान होती है। तुम तो अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर रहे हो। वैसे तुम समझदार तो हो। जब मैंने तुम्हें देखा था मैं तभी समझ गई थी, तभी तो मैंने तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताया। आज सुमन को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सुमन की भाभी कविता सुमन के कमरे में आकर देखती है कि सुमन पहले से ही तैयार बैठी है। सुमन कविता को कहती है, अरे वाह, क्या बात है सुमन, शादी के लिए इतनी उतावली हो कि पहले से ही रेडी होकर बैठी हो। अरे नहीं भाभी, वो तो बस मैं अपने कपड़े ट्राई कर रही थी। अच्छा, तुम अपनी भाभी को सिखा रही हो। सुमन मैडम, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो लड़की सुबह 12 बजे से पहले नहीं उठती थी, वो आज 9 बजे ही तैयार है। ठीक है, मुझे तंग करना बंद कीजिए और ये बताइए कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? सूट ठीक है ना, ये साड़ी पहन लूं? अरे ननद जी, शादी के बाद तो आपको साड़ी ही पहनना है। कुछ देर बाद सुमित अपनी माँ के साथ सुमन के घर आता है। जैसे ही सुमित सुमन को देखता है, उसको सुमन एक ही नजर में पसंद आती है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। सुमन को भी सुमित पसंद आता है। तभी कविता हाथ में मिठाई लेकर आती है और सुमित को बोलती है, लीजिए नंदू जी, मुँह मीठा कीजिए, अब आप हमारे घर के दामाद बन गए हैं। क्यों भाभी, लाइए ना, दीजिए ना, मैं खुद खा लेता हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे? रिश्ते में आप हमारे जीजा लगे ना, तो हम अपने हाथों से खिला देते हैं। चलिए मुंह खोलिए। कविता सुमित को बड़े प्यार से मिठाई खिला देती है। कुछ दिन निकल जाते हैं और सुमन और सुमित की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद सुमन अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है, हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, तू कैसी है? सब ठीक है ना वहाँ पर? और दामाद जी तो ठीक है ना? आराम से माँ, सारे सवालों का जवाब देती हूँ। हाँ, यहाँ सब ठीक है और आपके दामाद भी बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो सोच रही थी कि आप लोगों से मिलने आ जाऊँ। हाँ जरूर, हमें भी तेरी बहुत याद आ रही थी। तेरी भाभी भी तुझे याद कर रही थी। ठीक है माँ, हम कल ही आपसे मिलने आ जाएंगे और फिर आपको मुझे कुछ बताना भी है। तो चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। इतना बोलकर सुमन कॉल रखकर अपने घर के कामों में लग जाती है। रात के डिनर के बाद सुमन अपने कमरे में जाती है और सुमित को कहती है, सुनिए सुमित जी, वो ना मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? सुमित जी, मैं ना माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। क्या सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ? यार थैंक यू सो मच यार। यार तुमने मुझे दुनिया की इतनी बड़ी खुशियाँ दी, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। जी सुमित जी, मुझे आपसे एक बात और कहनी है। हाँ बोलो ना, अब तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दे सकता हूँ। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, इसके बदले तुम कुछ भी बोलो, मैं सब मानूंगा। मुझे माँ और भाभी की बहुत याद आ रही है, क्या हम कल उनसे मिलने जा सकते हैं? बस इतनी सी बात, हम जरूर जाएंगे वहाँ पर। कुछ देर दोनों बात करते हैं और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुमन जल्दी उठती है और घर का सारा काम करके, घर में पूजा करके मायके जाने की तैयारी करती है। कुछ देर बाद दोनों सुमन के घर के लिए निकल जाते हैं। सुमन अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी अपनी माँ और भाभी को बताने के लिए उतावली हो रही थी। सुमन को खुश देखकर सुमित उससे बोलता है, अरे वाह, आज तो तुम्हारा चेहरा बहुत ही चमक रहा है। बहुत खुश हो तुम और एक्साइटेड भी हो। हाँ सुमित जी, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। हाँ हाँ बता देना आराम से, हम वहीं पे तो जा रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद सुमन का घर आने वाला होता है कि तभी उसे एक मिठाई की दुकान दिखती है और वो सुमित को कहती है, रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए सुमित जी, वो देखिए मिठाई की दुकान, मिठाई ले लेते हैं ना, इतनी खुशी की बात है, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी में रुको, मैं अभी दुकान से ना मिठाई लेके आता हूँ। नहीं, आप यहाँ रुकिए, मैं अपनी पसंद की मिठाई लेकर आती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ, और हाँ संभल कर जाना। सुमन गाड़ी से निकलती है और दुकान की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक बड़ा सा ट्रक आता है और उसको कुचल कर चला जाता है। सुमन की वहीं मौत हो जाती है। सुमन को ऐसे रोड पर मरता देखकर सुमित तो अपना आपा खो देता है। कुछ देर में वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। उस भीड़ में कविता भीड़ को चीर कर आती है और देखती है
कि सुमन रोड पर मरी पड़ी है। सुमित को भी कोई होश नहीं था। तभी कविता एम्बुलेंस को कॉल करती है और कुछ देर में एम्बुलेंस आती है और सुमन और सुमित को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी बीच कविता अपनी सास कांता को कॉल करती है और बोलती है, माँ जी जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, सुमन का एक्सीडेंट हो गया और नंदोई जी को भी होश नहीं है। हे भगवान, क्या किया था मेरी बेटी ने जो भरी जवानी में उसे अपने पास बुला लिया। ठीक है बहू, मैं आती हूँ अभी। कुछ देर बाद कांता हॉस्पिटल आती है। तभी डॉक्टर भी आईसीयू से बाहर आते हैं और बोलते हैं, माफ कीजिएगा, इस दुर्घटना में आपकी बेटी सुमन की जान चली गई और उसके पति सुमित को सुमन के मरने का बहुत ज्यादा सदमा लगा है। उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। कोशिश कीजिएगा उसको सुमन की ज्यादा याद ना आए। बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। और हाँ, आप दोनों सुमित को घर ले जा सकते हैं 2 दिन बाद। डॉक्टर इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुमन के घर वाले भी सुमन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। 2 दिन बाद कविता और कांता उसको घर लेकर आते हैं और घर में सुमन की सारी तस्वीरें भी हटा देते हैं ताकि सुमित को सुमन की बिल्कुल भी याद न आए। दिन बीतते जाते हैं। सुमित धीरे धीरे रिकवर होता है। एक दिन सुमित कांता को बोलता है, ठीक है माँ जी, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बात भी मैं मान चुका हूँ कि सुमन हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसकी यादें तो है मेरे पास जीने के लिए, इसलिए मैं चलता हूँ माँ जी। बेटा कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद चले जाना। और वहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई भी तो नहीं है। हाँ नंदोई जी, आप यहाँ रुक जाइए ना। नहीं भाभी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे सुमन की यादें बहुत सताएंगी। मैं जी नहीं पाऊंगा भाभी, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ ताकि मैं सुमन की यादों से खुद को दूर रख सकूँ। मैं उसे भूल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी यादों से खुद को दूर रखने के लिए काम में बिजी रखूँगा ताकि मुझे उसकी याद ना आए। आप ज्यादा दिन नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाइएगा। प्लीज रुक जाइए ना। हाँ हाँ बेटा रुक जाओ, मैं भी तो आपकी माँ जैसी हूँ ना। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम रुक जाओगे तो। ठीक है, आप लोग इतना कह ही रहे हो तो रुक जाता हूँ। कांता की बात मानकर वहाँ कुछ दिनों के लिए वो रुक जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। गुजरते दिनों के साथ सुमिता बहुत ज्यादा परेशान रहता है। हमेशा ही उसे सुमन की याद आती। वो गुमसुम बैठा रहता, ना कुछ खाता और ना ही किसी से बात करता। बस अपने कमरे में बैठकर सुमन की तस्वीर को निहारता। ऐसे ही एक दिन कविता सुमित को खाना देने के लिए जाती है और देखती है कि सुमित सुमन की तस्वीर देखकर रो रहा था। तभी वो सुमित को कहती है, क्या हुआ नंदोई जी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस आज सुमन की बहुत याद आ रही है भाभी। देखिए सुमित जी, जिसको जाना होता है उसको जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, आप बस मुझे अकेला छोड़ दो। सुमन क्यों चली गई तुम मुझे छोड़ के? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आप चाहते हैं ना कि सुमन जहाँ भी है खुश हो। अगर सुमन आपको ऐसे देखेगी कि आप खाना नहीं खा रहे हो तो उसको कितना दुख होगा ना। अगर आप सुमन को खुश देखना चाहते हो तो खाना खा लीजिए। सुमित खाना खाने लगता है। सुमित को दुखी देखकर कविता को अपनी नंदोई के लिए बहुत दुख होता है और वो अपनी सास को सुमित की शादी का सुझाव देती है और कहती है, माँ जी देखिए ना, सुमन की मौत के बाद सुमित जी कितने परेशान हो गए हैं। ना कुछ खा रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। क्यों ना हम इनकी दूसरी शादी करवा दें। क्या पता शादी के बाद ही सुमन को भूल सके और फिर से नॉर्मल हो जाए। आप बस शादी के लिए लड़की देख लीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कांता को कविता का सुझाव अच्छा लगता है और वो सुमित के लिए लड़की खोजने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कांता और कविता सुमित की दूसरी शादी के लिए उसे कहते हैं। दोनों की बात सुनकर सुमित कहता है, नहीं भाभी, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं कभी अपनी सुमन को नहीं भूल सकता और उसकी जगह तो कभी किसी को दे ही नहीं सकता। देखिए नंदोई जी, आपको ये शादी करनी पड़ेगी क्योंकि सुमन की आखिरी इच्छा थी कि उसके जाने के बाद आप दूसरी शादी कर लें। अगर आप ये शादी नहीं करोगे तो सुमन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या आप यही चाहते हो कि सुमन को मुक्ति न मिले? ठीक है नंदोई जी, अगर आप यही चाहते हैं ना कि सुमन खुश ना रहे, ठीक है, हम शादी के लिए मना कर देते हैं। सुमित सोच में पड़ जाता है और कुछ समय सोचने के बाद सुमित शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद सुमित की शादी धूमधाम से हो जाती है।
धीरे धीरे करके सुमित भी ठीक हो जाता है। सुमन सुमित को ऊपर से देखकर बहुत खुश होती है। जमुना अपनी बहू राधा और बेटे रमेश के साथ रहती थी। राधा बहुत ही गुस्से वाली थी। उसकी अपनी पड़ोसन कमला के साथ बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। वो जब भी उसके घर आती वो कुछ ना कुछ करके उसे भगा दिया करती। एक दिन वो चेयर पर खड़ी अपने कमरे के पर्दे उतार रही होती है। तभी कमला वहाँ आ जाती है और राधा को आवाज लगाती है। बहू तू ये क्या कर रही है कुर्सी पर चढ़कर? कमला की आवाज सुनकर राधा कुर्सी से नीचे गिर जाती है और उसे घूरने लगती है। मैंने आपको कितनी बार बोला है, जब कोई इंसान काम कर रहा हो तो उसे नहीं टोकना चाहिए, लेकिन आप है कि कुछ समझती ही नहीं हो। मैंने क्या किया है? खुद ही तो कुर्सी से गिरी है। मैंने थोड़ी ना तुझे धक्का मार दिया जो मुझ पर ऐसे चिल्ला रही है। आवाज देकर ध्यान तो भटकाया है ना। आपकी आवाज सुनकर नीचे देखती और ना ही मैं गिरती। मैंने तो बस यही पूछा कि क्या कर रही थी तू। आंटी जी, आपकी आंखें हैं या बटन? दिख नहीं रहा है आपको कि मैं पर्दे धुलने के लिए उतार रही हूँ? लेकिन मैं आपसे बहस ही क्यों कर रही हूँ? सुधरेंगी तो आप वैसे भी नहीं। मैं तुझसे तो बहुत अच्छी हूँ। आप बस इतना बताइए कि सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई आप? ये घर सिर्फ तेरा नहीं बल्कि मेरी सहेली का भी है, इसलिए मुझसे थोड़ा तमीज से बात किया कर। आंटी जी, मैं आदर के साथ ही पूछ रही हूँ, क्यों आई थी आप? काम तो बताइए। राधा और कमला दुश्मनों की तरह आपस में लड़ रही होती हैं। तभी जमुना वहाँ आती है और अपनी बहू को डांटती है। तू क्यों हमेशा कमला के पीछे पड़ी रहती है? मैंने उसे बुलाया था, हम दोनों कहीं जा रहे हैं। जब तक मैं वापस आऊँ घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। माँ जी, मुझे भी ले चलिए ना, मेरा भी घूमने का मन कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों को एक साथ कहीं नहीं ले जाऊंगी। पता चले रोड पर ही लड़ने लगो। माँ जी, मैं कोई झगड़ा नहीं करूँगी, ले चलिए ना। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जमुना का कोई काम नहीं है, मेरा है, और मैं नहीं चाहती कि तू मेरे साथ चले। कमला इतना कहकर जमुना को लेकर चली जाती है और राधा गुस्से में काम करने लगती है। एक दिन फिर कमला भागते हुए जमुना के पास आती है और कहती है, जमुना, मेरी सोने की अंगूठी खो गई है, बड़ी भारी थी। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ, कहाँ देखूँ? लगता है बातों बातों में मैंने अंगूठी बैग में ना डालकर जमीन पर गिरा दी। चल हम दोनों बाहर ढूंढते हैं, वहीं कहीं गिरा होगा। इतना जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाएगा, मिल जाएगी, चिंता मत कर इतना। जमुना और कमला की बातें राधा भी खड़ी होकर सुन रही होती है। उनके साथ वो भी अंगूठी ढूंढने जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी किसी को अंगूठी नहीं मिलती सिवाय राधा के। जैसे ही उसकी नजर अंगूठी पर पड़ती है तो तुरंत उसे उठाकर छुपा लेती है और अपने मन में सोचती है, उस दिन मुझे इन्होंने कुर्सी से गिराया था, अब मैं उसका भुगतान इनकी सोने की अंगूठी से करूंगी। वैसे भी मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था सोने की अंगूठी लेने का। राधा चुपचाप अंगूठी लेकर घर के अंदर आ जाती है। दिन बीतते हैं लेकिन वो किसी को भी अंगूठी के बारे में कुछ नहीं बताती। एक दिन जमुना सोने की चेन पहनकर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। माँ जी, आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? आपकी सोने की चैन कितनी मोटी है, नजर न लगे इसे। जब देखो तेरी नजर मेरी ही चीजों पर रहती है। माँ जी आपकी साड़ी अच्छी है, माँ जी आपकी चेन अच्छी है, कभी अपनी चीजों पर भी ध्यान दे दिया कर। माँ जी, मेरे लिए कभी आप अच्छा करती भी कहाँ हो। अच्छा, तो पिछले महीने तेरे लिए छोटा सा मंगलसूत्र किसने बनवाया था? वो तो आपने ही बनवाया था, लेकिन उससे अच्छी मुझे आपकी ये चेन लग रही है। माँ जी, दे दीजिए मुझे अपनी चेन। मेरी चेन पर तो बिल्कुल भी नजर मत डालियो, यही एक निशानी है मेरी सास की मेरे पास। ये मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। अगर लेना भी होगा तो मेरे मरने के बाद ले लेना। रहने दीजिए, आप एक चेन के लिए मुझे आपकी जान नहीं लेनी है, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं ये तो बता दीजिए। मेरी सहेली की 50वीं सालगिरह है, वही जा रही हूँ। मेरा रात का खाना मत बनाना। जमुना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी राधा अपने पति रमेश को फोन मिलाती है। कहाँ है सरकार आप? गार्डन में हूँ, पौधों को पानी दे रहा हूँ। बताओ क्या हुआ? ये टेढ़ा जवाब क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि तुम टेढ़ा सवाल पूछ रही हो। अरे यार, तुम्हारे सामने ऑफिस के लिए निकला हूँ, उसके बाद भी पूछ रही हो कहाँ हो। एक तो बॉस दिमाग खराब करके रखता है, दूसरा तुम कर देती हो। ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने तो प्यार से बस इतना पूछने के लिए फोन किया था कि आपको क्या खाना है रात में। आपकी माँ तो पार्टी में चली गई है। तुम्हें जो खाना होगा बना लेना, मैं काम कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। रमेश इतना कहकर कॉल कट कर देता है।
और अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद जमुना देर रात पार्टी से घर आती है और कमरे में जाती है। उसके गले से चैन निकलकर हॉल में गिर जाती है, जो कि राधा को मिलती है। राधा चैन को उठाती है। ये चेन तो माँ जी की है, लगता है गिर गई है, जाकर दे आती हूँ वरना परेशान होंगी। ये चेन जब तक माँ जी के गले में थी उनकी थी, अब मुझे मिली तो ये चेन मेरी हुई। मैं ये चेन वापस नहीं करूँगी उनको क्या पता कि चैन रास्ते में गिरी है या घर में। राधा चैन छुपाकर अपनी सास के कमरे में जाती है। तभी जमुना उससे कहती है, बहू तूने कहीं मेरे सोने की चेन देखी क्या? हाँ माँ जी देखी है। कहाँ बहू, कहाँ देखी है? जब आप पार्टी में जा रही थी तब आपके गले में। नालायक, तब तो मेरे पास ही थी, अभी नहीं मिल रही है। भीड़ बहुत थी, कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गई? सब तेरी हाई की वजह से हुआ है, तभी मेरी चैन खो गई, तूने ही नजर मारी है। ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चैन गुम खुद करी हो और बोल मुझे रही हो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे के बाहर लगे नींबू को हाथ में लिए साफ कर रही थी। तभी रमेश ऑफिस से घर आता है। तुम आखिर ये हमेशा नींबू लेकर ही क्यों बैठी रहती हो? मुझे नींबू बहुत अच्छा लगता है, ये हमारे पूरे घर को नजर से बचाता है। जब मेन गेट पर लगाओगी तब ये पूरे घर को नजर से बचाता है, लेकिन तुम तो इसे अपने कमरे के बाहर लगा के रखती हो ना। कहो तो मैं इसे गेट पर टांग दूं? नहीं नहीं, ये मेरे कमरे के बाहर ही लगेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे कमरे के अंदर तो आने दो। आइए ना, रोका किसने है, आप ही तो बिना बात के बहस कर रहे हैं। राधा और रमेश आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जमुना रोते हुए रमेश के पास आती है। बेटा, मेरी सोने की चेन गुम हो गई, पता नहीं कहाँ गिर गई। नहीं पहनती तो अच्छा होता, कम से कम मेरे पास तो होती। माँ आप रोइए मत, चेन गिर गई तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं आपके लिए नई चेन बनवा दूंगा। तू सच बोल रहा है बेटा? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अगले महीने आपके लिए अच्छी सी चेन बनवा दूंगा। अब खुश? हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। जमुना वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन कमला और जमुना हॉल में बैठी बातें कर रही होती हैं। तभी नींबू दरवाजे से टूटकर नीचे गिर जाता है। कमरे से बाहर आते हुए रमेश का पैर उस पर पड़ता है और उस पर धसी कील उसके पैरों में चुभ जाती है, जिसके बाद वो नींबू को उठाकर हॉल में तेजी से फेंक देता है। नींबू बीच में से खुल जाता है और उसमें छुपा सारा सोना बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कमला चिल्लाकर कहती है, जमुना, नींबू में निकला सोना। बहू, ये सब क्या है? नींबू में सोना कैसे आया? अब समझ में आया कि नींबू शो के लिए या नजर से बचाने के लिए नहीं, बल्कि सोना छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। जमुना, ये अंगूठी मेरी ही है। हाँ, और ये चेन तो मेरी है, जो अभी कुछ दिन पहले गुम हुई थी। इसका मतलब हमारी सोने की चेन चुराने वाली तू है? माँ जी, मैंने किसी की चीज चुराई नहीं है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे सारी चीजें मिली हैं। मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने चीजें मिलने के बाद वापस नहीं करी है। हम कुछ समझे नहीं। सारी सच्चाई सबके सामने आने के बाद राधा नींबू में से निकले सोने का राज सबको बता देती है, जिसके बाद सभी अपनी अपनी चीजें लेकर उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सोना पाने के चक्कर में वो अपने पति और सास के सामने अपनी इज्जत और भरोसा दोनों गवा देती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।